ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने भी लास्ट जो मॉड्यूल स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो था डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम मॉडल एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। देखिए, सिस्टम मॉडल होता क्या है। सिस्टम मॉडल होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको असाइन करता है पर्टिकुलर रिसोर्स, और उस रिसोर्स को यूज़ करने के बाद जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है उसको रिलीज़ करता है। पूरा जो सर्कल होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम मॉडल। देखिए, सपोज आपके पास रिसोर्सेज हैं R1, R2 और RM। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है। आपके CPU का साइकिल टाइम आ जाएगा, मेमोरी, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी किसी के अंदर होते हैं आपके रिसोर्सेज में। जैसे आपसे पूछा था रिसोर्सेज, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, आपको कितना CPU चाहिए, कितना CPU टाइम चाहिए, कितना आपको मेमोरी चाहिए, ठीक है, कितना आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कब कब रिक्वायरमेंट है, ये सब किसके अंडर आते हैं, आपके रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। ठीक है, ईच रिसोर्सेज टाइप RI हैज़ WI इंस्टेंस। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ मैं रिसोर्सेज आपके पास लेकर चलती हूँ। मेरे पास रिसोर्स है एक प्रिंटर। सपोज़ मेरे पास एक प्रिंटर की 3 कॉपीज़ हैं, P1, P2, P3, यानी कि मैं एट अ टाइम अपने प्रिंटर को 3 प्रोसेस के पास दे सकती हूँ। इसके इंस्टेंस कितना है, 3 है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस कि एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज के कितने टाइप अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रिंटर के मेरे पास 3 कैटेगरी अवेलेबल है, 3 सब कैटेगरी अवेलेबल है, तो मैं 3 प्रिंटर एक साथ प्रोसेस को, अलग अलग प्रोसेस को असाइन कर सकती हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका पर्टिकुलर इंस्टेंस। ईच प्रोसेस यूटिलाइज द रिसोर्सेज एज, सबसे पहले क्या करता है प्रोसेस, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस अभी किस स्टेट पर है, रनिंग स्टेट पर है। रनिंग स्टेट पर अचानक उसको रिक्वायरमेंट होती है कि उसको क्या चाहिए, पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको प्रिंटर चाहिए। ठीक है, जैसे उसको पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए होगा, वो रनिंग स्टेट से कहाँ जाएगा, वेटिंग स्टेट पर आ जाएगा। वेटिंग स्टेट पर आने के बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, वो चेक करेगा कि अगर उसने पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट करने के लिए वो वेटिंग स्टेट पर गया, वो रिसोर्स अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, और कोशिश करेगा कि पर्टिकुलर रिसोर्स को वो असाइन करे उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर। ठीक है, अगर रिसोर्स अवेलेबल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मिल जाता है, सपोज उसने CPU का कुछ टाइम चाहिए मांगा है, या उसको कुछ सेव करना है तो उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई है, या फिर उसको प्रिंट आउट लेना है तो उसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट हुई है, और सपोज़ वो अवेलेबल भी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर रिसोर्स क्या कर देगा, असाइन कर देगा। असाइन करने के बाद दोबारा से वो वेटिंग स्टेट पर किस पर आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, रनिंग स्टेट पर। वेटिंग स्टेट पर से कहाँ आ जाएगा, वो रनिंग स्टेट पर आ जाएगा। उसको यूज़ करेगा, और यूज़ करने के बाद उसको क्या कर देगा, उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा ताकि कोई दूसरा प्रोसेस भी उसको बाद में यूज़ कर सके। देखिए, ये सारा जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको 2 फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वेट एंड सिग्नल। अभी आप लोग को नहीं पता वेट एंड सिग्नल क्या होता है, नेक्स्ट जो मेरा यूनिट स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वेट एंड सिग्नल होता है क्या। अभी लिव इट। अब आता है टॉपिक डेडलॉक डिटेक्शन। देखिए, डेडलॉक डिटेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। देखिए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कुछ नहीं है, पर्टिकुलर प्रोसेस किस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है उसका एक पिक्टोरियल डायग्राम। देखिए, आप अगर आपको एक फ्लोर प्लान दिया जाता है, आपको मैप दिया जाता है, तो आपको पूरा एक साथ ज़्यादा इजी होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वही करता है कि एट सम टाइम, एट सम इंस्टेंस कि किस प्रोसेस के पास क्या रिसोर्सेज है, कौन किस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इस पूरा पिक्टोरियल डायग्राम को क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस होता है, सेट ऑफ एजेस होता है। जैसे सभी ग्राफ में यही होता है, वर्टिसेस होगा और एजेस होगा। वर्टिसेस किसकी वर्टिसेस होंगी, रिसोर्स की वर्टिसेस होंगी और प्रोसेस की वर्टिसेस होंगे। ठीक है, वर्टिसेस में क्या क्या आ जाएगा, रिसोर्स और आपका प्रोसेस की वर्टिसेस। एजेस में क्या आएगा,
देखिए दो तरह की एजेस होती हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है पी टेंड्स टू आर जे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट एज, रिक्वेस्ट एज सॉरी, ठीक है। रिक्वेस्ट एज मीन्स कि पी आई इज रिक्वेस्टिंग फॉर द ith प्रोसेस, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ith प्रोसेस, ठीक है, इज रिक्वेस्टिंग फॉर द jth इंस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर रिसोर्स आर, ठीक है। इस रिसोर्स के लिए वो क्या कर रहा है, वेट कर, रिक्वेस्ट कर रहा है उसने कि मुझे ये पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए आगे अपने प्रोसेस को रन करने के लिए। अगर हम लिखते हैं आर आई टेंड्स टू पी जे, इसका क्या मतलब होता है, ये मेरा क्या एलोकेशन एज है। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर रिसोर्स है, ठीक है, आर आई जो पर्टिकुलर रिसोर्स है, ये किसको फिलहाल एलोकेटेड है, प्रोसेस जे को, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, सेट ऑफ वर्टिसेस में आप क्या शो करते हैं, रिसोर्सेज और प्रोसेस। रिसोर्सेज और प्रोसेस में क्या आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस होते हैं हमेशा सर्कल फॉर्म में शो होता है वर्टिसेस, और जो रिसोर्सेज होता है वो रेक्टेंगल शेप में हम शो करते हैं, ठीक है। तो आप देखते समझ जाएंगे, अगर ये एरो इस तरह से है, इसका मतलब पी आई इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स R1, R1 is allocated to the P2, P2 is requesting for the R2, and R2 is allocated to the P3, and P3 is requesting for the resource R3। देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ है, यहाँ पर मैंने डॉट भी लगा रखा है। इस डॉट का क्या मीनिंग है कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स के कितने इंस्टेंस है। इट मीन्स कि R1 जो टाइप है उसका एक ही इंस्टेंस है, उसकी एक ही कॉपी हमारे पास अवेलेबल है और कॉपीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये किसका नोटेशन है, रिसोर्स का नोटेशन है। आपने दो डॉट लगाए, इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिसोर्स के दो कॉपीज़ अवेलेबल हैं। आप अलग अलग दो प्रोसेस को उसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये आपने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया है, ये बनाया क्यों है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछा जाता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप किस लिए बनाते हैं, डेडलॉक हैंडलिंग के लिए, डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए। तो ध्यान रखना, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमेशा डेडलॉक डिटेक्शन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब बात होती है कि हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। देखिए आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाओगे, उसमें ग्राफ में साइकिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पता है आपको, ठीक है। तो अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल होती है, ठीक है, साइकिल बन जाती है, तो देयर मे और मे नॉट बी अ डेडलॉक। ध्यान दीजिएगा, मे और मे नॉट, ठीक है, हो भी सकता है डेडलॉक और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका यूज़ कब होता है, अगर आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, इट मीन्स श्योर आपका डेडलॉक नहीं है। आपको बाकी जो क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स है आपको देखने का काम ही नहीं है। जैसे ही आपने देखा आरएजी में साइकिल नहीं है, आप समझ जाना डेडलॉक नहीं हो सकता। अब ये क्यों बोला है मैंने, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक की 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट होती है तभी डेडलॉक होता है। तो ऐसा मत बोल देना कि हाँ भी साइकिल आ गई है, फोर्थ कंडीशन तो हो गई है, डेडलॉक हो गया। नहीं, अगर आपके पास साइकिल आई है तो देयर में भी चांसेस कि आपका डेडलॉक आगे जाकर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल नहीं है, इसका मतलब एक पॉइंट तो ऑटोमेटिकली कट हो गया, एक पॉइंट कट होते ही आपका क्या हुआ, वो डेडलॉक नहीं है। अब देखिए ये मैंने एग्जांपल लिया है कि एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जिसमें डेडलॉक एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें एक साइकिल बन रही है, ठीक है। पी आई रिक्वेस्ट कर रहा है आर आई के लिए, R1 के लिए, R1 एलोकेटेड है P2 के लिए। देखिए यहाँ पर एक साइकिल बन रही है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि ये क्या है, मेरा डेडलॉक हो गया। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी, मैंने बोला है मे और मे नॉट, ऐसा ही पॉसिबिलिटी होता है कि आपका साइकिल तो है लेकिन वो डेडलॉक नहीं हो सकता। रीज़न देखिए, सपोज एक रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ का डायग्राम है, यहाँ पर दो देयर इज अ साइकिल, आप यहाँ पर देखिए साइकिल हो रहा है लेकिन ये डेडलॉक नहीं है। क्यों, आप ध्यान दीजिए, एक प्रोसेस P2 है, एक प्रोसेस P4 है, ठीक है। ये प्रोसेस किसी के लिए भी वेट नहीं कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये, प्रोसेस किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा, P4 किसी के लिए वेट नहीं कर रहा, R2 उसको मिला हुआ है, इसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वो अपना काम करेगा ख़त्म। और मैंने आपको बताया था फोर्थ पॉइंट क्या होता है, रिलीज़ होता है, ठीक है। अपना काम ख़त्म करके क्या करेगा, इसको रिलीज़ कर देगा। इट मीन्स कि ये इंस्टेंस क्या हो गया, फ्री हो गया। जैसे ये इंस्टेंस फ्री होगा, आपका P1 इसको
आराम से यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसने अभी क्या करा है, इसको रिक्वेस्ट करा है किसके लिए, R1 के लिए। तो P3 क्या करेगा, इसको यूज़ कर लेगा। देखिए जैसे ही इंस्टेंस फ्री होगा ये किसके पास चला जाएगा, P3, क्योंकि P3 को भी क्या चाहिए, R2 चाहिए, और R2 किसके पास है फिलहाल, P1 और P4 के पास है। P4 ने फ्री कर दिया, P3 ने इसको यूज़ कर लिया। जैसे इसको यूज़ करेगा वो क्या करेगा, R1 को फ्री करेगा, और R1 को फ्री करते ही ये किसको अवेलेबल हो जाएगा, P1 को। तो डेडलॉक टूट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि P2 ने उसको यूज़ कर लिया। रिवर्स साइकिल में भी आप डेडलॉक को तोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन पॉइंट क्या था, P2 और P4 किसी के लिए भी वेट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही अपना काम खत्म करेंगे ये दो इंस्टेंस को फ्री करेंगे और बाकी के प्रोसेस इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है कि आपका जो प्रोसेस है, आपका जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, अगर उसमें साइकिल होती है तो देयर मे बी और देयर मे नॉट बी द डेडलॉक। वो आपको आगे कंडीशंस चेक करनी होती हैं। दैट्स इट, थैंक यू।